क्या कभी सोचा है कि एक ही लोहे का टुकड़ा कभी हल्के भूरे रंग का जंग पकड़ता है, तो कभी एकदम गहरे लाल रंग का? हम्म। या फिर एक ही तत्व मैंगनीज कैसे कभी पानी साफ करने वाले बैंगनी क्रिस्टल में मिलता है, तो कभी हमारी बैटरी को पावर देता है? हम्म। इसका जवाब केमिस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की कहानी में छुपा है। और ये कहानी सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। हमारे शरीर में खून से ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर मजबूत स्टील बनाने तक इन तत्वों का ये रंग बदलने वाला व्यवहार, मतलब हर जगह हमारी दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। आज हम केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के एक बहुत ही दिलचस्प मोहल्ले की सैर करने वाले हैं। पहली संक्रमण श्रृंखला, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व। हम्म। हमारे सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड स्टेबिलिटी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शीर्षक वाले लेख से कुछ जरूरी हिस्से हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि ये तत्व इतने सारे अलग अलग चेहरे यानी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दिखाते हैं। और इन चेहरों में कौन सा पैटर्न है? हाँ, और कब कौन सा चेहरा ज्यादा टिकाऊ मतलब स्थिर होता है। बिल्कुल। एक तरह से हम इन तत्वों के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। वे कब शांत रहते हैं, कब रिएक्ट करते हैं और किसके साथ दोस्ती करते हैं। ये सब उनके इसी गुण पर निर्भर करता है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि इन तत्वों में यह अनोखा गुण आता कहाँ से है? ये अपने पड़ोसियों जैसे सोडियम या कैल्शियम से इतने अलग क्यों हैं? मतलब वो तो जिंदगी भर बस एक ही ऑक्सीकरण अवस्था +1 या +2 में ही रहना पसंद करते हैं। देखिए, इसकी जो जड़ है ना, वो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में है। मतलब उनके घर के नक्शे में। घर के नक्शे में? हाँ, अगर हम इनके परमाणु की बनावट देखें तो इनके सबसे बाहरी 4s ऑर्बिटल और उससे ठीक अंदर वाले 3d ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का फर्क बहुत ही कम होता है। अच्छा। इसे ऐसे सोचिए कि 4s ऑर्बिटल घर का मेन दरवाजा है और 3d ऑर्बिटल दरवाजे के ठीक अंदर वाला कमरा। ठीक है। और दरवाजे और कमरे की ऊंचाई में लगभग कोई फर्क नहीं है। एक मिनट, इसे समझने की कोशिश करता हूं। तो आप कह रहे हैं कि जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, मतलब कोई मेहमान आता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेन दरवाजे से ही बाहर नहीं निकलते। हाँ। एनर्जी लेवल इतना पास है कि अंदर वाले कमरे यानी 3D ऑर्बिटल में बैठे इलेक्ट्रॉन भी उठकर पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रक्रिया हमेशा यही होती है कि सबसे पहले मेन दरवाजे यानी 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो सबसे आसान है। हाँ, ये सबसे आसान काम है। लेकिन क्योंकि अंदर वाला 3D कमरा भी लगभग उसी लेवल पर है, तो जरूरत पड़ने पर एक-एक करके वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और हर एक डी इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक नई ऑक्सीकरण अवस्था, एक नया चेहरा सामने आता है। इसीलिए हमें +2, +3, +4 ऐसी सीढ़ी दर सीढ़ी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। वाह, तो यही वो राज है। और श्रॉत में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न बताया गया है कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तब होती है जब उसके सारे 4s और 3D इलेक्ट्रॉन, मतलब दरवाजे और कमरे वाले सारे लोग। हाँ, जब सारे लोग बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं और ये चोटी, ये पीक श्रृंखला के ठीक बीच में पहुंचता है। एकदम सही। ये एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा है। हम श्रृंखला की शुरुआत में कम अवस्थाओं से चढ़ना शुरू करते हैं, बीच में मैंगनीज पर ये अपनी चोटी पर पहुंचती है और फिर ढलान शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस पहाड़ की पूरी यात्रा देखें, स्कैंडियम से जिंक तक, तो ये चढ़ाई और ढलान कैसी दिखती है? ये पैटर्न बहुत साफ है। चढ़ाई शुरू होती है स्कैंडियम यानी Sc से, जो सिर्फ +3 अवस्था दिखाता है। सिर्फ एक? हाँ, फिर आता है टाइटेनियम जो +4 तक जा सकता है, वैनेडियम +5 तक, क्रोमियम +6 तक, और फिर हम पहुंचते हैं पहाड़ की चोटी पर, मैंगनीज Mn जो +7 तक पहुंच सकता है। +7? हाँ, +7। ये इस पूरी श्रृंखला का एवरेस्ट है। ये तो ऐसा है जैसे कोई एक साथ 7 अलग-अलग काम करने की कोशिश कर रहा हो। ये वाकई में अपनी क्षमता की हद तक जाना है। ये वही पर्पल रंग का पोटेशियम परमैंगनेट है ना? जिसे पुराने जमाने में कुएं का पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल वही। और मैंगनीज के बाद अब ढलान शुरू होती है। आयरन की अधिकतम अवस्था तो +6 है, लेकिन हम उसे ज्यादातर +2 और +3 में ही देखते हैं। सही है। फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर के लिए ये संख्या और कम होती जाती है। लेकिन ये ढलान आती क्यों है? मैंगनीज के बाद इन तत्वों में हिम्मत कम क्यों हो जाती है कि वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे दें? अच्छा सवाल है।
इसका कारण है परमाणु के केंद्र में बढ़ता हुआ पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ओके। जैसे जैसे हम श्रृंखला में दाईं तरफ जाते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। ये बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज एक मजबूत चुंबक की तरह काम करता है, जो 3D इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींच कर रखता है। इसलिए मैंगनीज के बाद वाले तत्वों के लिए अपने सभी डी इलेक्ट्रॉनों को प्रतिक्रिया के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तो समझ में आई, लेकिन स्रोत में एक और आम पैटर्न का जिक्र है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, +2। ये टाइटेनियम से लेकर जिंक तक लगभग सभी में बहुत कॉमन है। ये इतनी आम क्यों है? जैसा हमने शुरू में बात की थी, +2 अवस्था सिर्फ 2 4s इलेक्ट्रॉनों को खोने से मिलती है। ये 4s इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिटल में होते हैं, तो उन्हें निकालना सबसे कम मेहनत का काम है। अच्छा। आप इसे इन तत्वों का डिफॉल्ट मोड या सेफ मोड समझ सकती हैं। ज्यादातर तत्व कम से कम इतना तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये कैसे तय होता है कि कौन सी अवस्था ज्यादा स्थिर होगी? क्या किसी तत्व की सभी अवस्थाएं बराबर होती हैं? जैसे आयरन के मामले में हम Fe2+ और Fe3+ दोनों देखते हैं, क्या दोनों बराबर मजबूत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बराबर स्थिर नहीं होती। इसका सीधा कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता से है। अच्छा। केमिस्ट्री में कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स को असाधारण रूप से स्थिर माना जाता है, एक तरह की परम शांति की अवस्था। इन तत्वों के मामले में 3 ऐसे मैजिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो स्थिरता की गारंटी देते हैं। वाह, ये तो दिलचस्प है। चलिए इन तीनों जादुई विन्यासों को एक-एक करके समझते हैं। पहला है D0, यानी D ऑर्बिटल बिल्कुल खाली। बिल्कुल खाली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्कैंडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 होता है। यह अपने तीनों बाहरी इलेक्ट्रॉन दान करके Sc3+ बना लेता है। ऐसा करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी नोबल गैस वाला हो जाता है। इसे आप परमाणु की मोक्ष अवस्था समझ सकते हैं। मोक्ष की अवस्था? हाँ, एक पूरी तरह से भरा हुआ बाहरी शेल जिसे अब किसी से कोई लेना देना नहीं, वो परम स्थिर है। समझ गया। मतलब मोक्ष प्राप्ति के बाद और इलेक्ट्रॉन देने या लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। दूसरा तो शायद जिंक होगा, जो श्रृंखला के बिल्कुल आखिर में है। बिल्कुल। दूसरा स्थिर विन्यास है D10, यानी D ऑर्बिटल का पूरी तरह से भरा होना, एक हाउसफुल की स्थिति। हाउसफुल। जिंक यानी Zn+2 सिर्फ +2 अवस्था दिखाता है। अपने 2 4s इलेक्ट्रॉन खोने के बाद उसका 3D ऑर्बिटल 3D10 हो जाता है, जो बहुत स्थिर है। अच्छा। इसी वजह से कई वैज्ञानिक जिंक को एक सच्चा संक्रमण तत्व मानते ही नहीं। ओह। क्योंकि न तो अपनी सामान्य अवस्था में और न ही अपनी आयोनिक अवस्था में उसके पास अधूरा D ऑर्बिटल होता है। और अब तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लग रहा है, D5 विन्यास। न पूरा खाली, न पूरा भरा, बल्कि ठीक आधा भरा हुआ। ये बहुत खास है। ये आधा भरा हुआ विन्यास अपनी समरूपता यानी सिमेट्री की वजह से असाधारण रूप से स्थिर होता है। इसके 2 क्लासिक उदाहरण हैं। पहला, मैंगनीज। जब मैंगनीज अपने 4s इलेक्ट्रॉन खोकर Mn2+ बनाता है, तो उसका विन्यास 3D5 हो जाता है। यही वजह है कि मैंगनीज की +2 अवस्था बहुत आम और स्थिर है। एक मिनट, आयरन का मामला तो और भी उलझा हुआ लगता है। हम हमेशा Fe2+ और Fe3+ दोनों के बारे में सुनते हैं। हाँ। अगर D5 इतना ही स्थिर है तो क्या इसका मतलब है कि Fe3+ हमेशा Fe2+ से बेहतर होता है? ये बेहतरीन सवाल है। आयरन का परमाणु विन्यास है 3D6 4s2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Fe2+ बनाता है, तो उसका विन्यास 3D6 होता है। ठीक है। ये ठीक-ठाक स्थिर है। लेकिन जब ये एक और इलेक्ट्रॉन खोता है और Fe3+ बनता है, तो उसका विन्यास D5 हो जाता है, यानी परम स्थिरता वाली आधी भरी अवस्था। ओह। इसीलिए लोहा एक तरह से ज्यादा मजबूती से जंग खाना पसंद करता है, क्योंकि Fe3+ आयन में उसे अपनी पसंदीदा D5 अवस्था मिल जाती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब रसायन विज्ञान में भी एक तरह की समरूपता की चाहत होती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में कॉपर का उदाहरण तो इस पूरे नियम को चुनौती देता दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक नियम है, पर कॉपर उसे मानने से इनकार कर रहा है। Cu+ का विन्यास है D10, यानी हाउसफुल और बहुत स्थिर। लेकिन पानी के घोल में Cu2+, जिसका विन्यास D9 है, वो ज्यादा स्थिर होता है। ये कैसे हो सकता है? ये एक शानदार पहेली है
और यहीं पर हमें कहानी में एक नया किरदार लाना होगा। नया किरदार? हमें ये याद रखना होगा कि परमाणु या आयन कभी अकेला नहीं होता, वो अपने माहौल से घिरा होता है। यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या जलयोजन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लगता है। इसे आसान बनाते हैं। सोचिए कि आयन एक मेहमान है जो पानी की एक बड़ी पार्टी में आता है। ठीक है। जब कोई मेहमान पार्टी में आता है तो लोग उसे घेर लेते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। इस मेल जोल में एक एनर्जी, एक गर्मजोशी निकलती है। अब क्यूप्रस एक शांत मेहमान है, उस पे +1 चार्ज है, लेकिन क्यूप्रस आयन ज्यादा छोटा और ज्यादा चार्ज वाला है। वो एक हाई एनर्जी मेहमान है। ओके। जब वो पानी की पार्टी में आता है तो पानी के अणु उसे एक जबरदस्त ग्रुप हग देते हैं। ग्रुप हग, मुझे ये एनालॉजी पसंद आई। तो आप कह रही हैं कि क्यूप्रस को पानी के अणुओं से ज्यादा जोरदार हग मिलता है। बहुत ज्यादा जोरदार। और इस जबरदस्त ग्रुप हग से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो उस अतिरिक्त ऊर्जा की भरपाई कर देती है जो कॉपर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हुई थी। अच्छा। नतीजा ये होता है कि भले ही अकेला होने पर क्यूप्रस D10 ज्यादा स्थिर लगे, लेकिन पानी की पार्टी में ऊर्जा का कुल हिसाब किताब क्यूप्रस के पक्ष में झुक जाता है। वाह। इसीलिए कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, जैसे यौगिकों में कॉपर हमेशा +2 अवस्था में मिलता है। वाह। तो ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हम परमाणुओं को एक अकेली इकाई मानकर चल रहे थे, लेकिन असल में वो अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह प्रभावित होता है। हाँ, पानी में कॉपर का व्यवहार उसकी अपनी पहचान से ज्यादा पानी के साथ उसके रिश्ते पर निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, यही केमिस्ट्री को इतना जटिल और साथ ही इतना आकर्षक बनाता है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ये माहौल वाली बात से मेरे मन में एक और सवाल आता है। जब मैंगनीज +7 जैसी ऊंची अवस्था में होता है तो क्या वो सच में 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है? किसी एक परमाणु पर +7 का चार्ज, इतना बड़ा चार्ज संभालना तो लगभग नामुमकिन लगता होगा। क्या इसका असर उसके बंधन बनाने के तरीके पर भी पड़ता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब है नहीं, वो असल में 7 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह छोड़ता नहीं है। अच्छा। एक परमाणु के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज संभालना वाकई नामुमकिन है। यहीं पर बंधन का प्रकार बदल जाता है। कैसे? स्रोत में एक सामान्य नियम बताया गया है। कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे +2 या +3 में तत्व ज्यादातर आयोनिक बंधन बनाते हैं, यानी वे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ऊंची अवस्थाओं में क्या होता है? ऊंची अवस्थाओं में यानी +4 या उससे ज्यादा में यौगिकों का चरित्र सहसंयोजक, मतलब कोवेलेंट। हाँ, जब एक धातु परमाणु पर +5, +6 या +7 जैसा बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने की नौबत आती है, तो वो दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इतनी मजबूती से खींचता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर होने के बजाय साझा हो जाते हैं। एक तरह से वो कहता है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, चलो शेयर कर लेते हैं। इससे कोई उदाहरण? वही हमारा पुराना दोस्त परमैंगनेट आयन MnO4-। अच्छा, वही बैंगनी वाला? हाँ, इसमें मैंगनीज अपनी +7 अवस्था में है। वो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जुड़ा है, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं हैं, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साझा किए हैं। और आमतौर पर ये बहुत ऊंची ऑक्सीकरण अवस्थाएं सिर्फ ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे बहुत ज्यादा लालची या इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के साथ जुड़ने पर ही स्थिर होती हैं, क्योंकि वो साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींचकर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को ठीक से समझूं तो कुछ बातें बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। पहली तो ये कि इन तत्वों का व्यक्तित्व इतना लचीला क्यों है। इसका राज 3D और 4s ऑर्बिटल के बीच की बेहद कम ऊर्जा की दूरी में छिपा है। हाँ, वो बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितने आसान है। दूसरी कि स्थिरता की चाह में ये तत्व कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं को पसंद करते हैं और इसी वजह से लोहा एक खास तरीके से जंग खाना पसंद करता है ताकि उसे अपनी पसंदीदा D5 अवस्था मिल सके। सही है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात कॉपर वाली है कि एक परमाणु का व्यवहार पूरी तरह से बदल सकता है सिर्फ इसलिए कि वो पानी के अणुओं से घिरा हुआ है। उसका असली चरित्र उसके माहौल पर निर्भर करता है। ये तो केमिस्ट्री से ज्यादा मनोविज्ञान जैसा लगता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये दिखाता है कि इन तत्वों का व्यवहार कितना गहरा और बहुआयामी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। बताइए।
हमने आज पहली संक्रमण श्रृंखला की बात की जो पीरियोडिक टेबल में चौथी पंक्ति में है। क्या यही पैटर्न और नियम पांचवी और छठी पंक्ति के भारी तत्वों जैसे टंगस्टन या ऑस्मियम में भी देखने को मिलते हैं, या वहां बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज और कुछ और गहरे प्रभाव जैसे कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स वो इन नियमों में कोई नया और अप्रत्याशित मोड़ ले आते हैं?